गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इक्वेशंस और आज के इस पीरियड में हम फॉर्म करेंगे कुछ इक्वेशंस को ये कंडीशंस के आधार पर। तो अब पहली कंडीशन क्या है देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। राजू's फादर एज is 5 years more than 3 times राजू's age। इसका मीनिंग जब हम हमारे मदर टंग में, हमारे भाषा में अगर समझ लेते हैं तो ये एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत आसान होता है। क्या है, राजू's फादर, राजू के जो पिताजी है उनका एज क्या है, इस 5 years more, 5 साल ज्यादा है। कैसे 5 साल ज्यादा है, 3 टाइम्स राजू's एज, राजू के एज के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा। 3 टाइम्स का मतलब वहां मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब इस केस में हमें राजू का एज तो पता ही नहीं है क्या है। अगर हम मान लेते हैं, मान लो कि राजू का एज x इयर्स है, अगर ऐसा मान लेते हैं तो फिर राजू के एज का 3 टाइम्स राजू's एज, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अगर राजू का एज x इयर्स है तो उसका 3 टाइम्स 3x होगा। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूं कि किसी श्याम का एज अगर 10 इयर्स है तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा, 10 into 3 यानी 30 इयर्स हो जाएगा। उसी प्रकार राजू का एज अगर हमने मान लिया कि x इयर्स है, ये मान लिया कि x इयर्स है तो उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x इयर्स हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स एज से 5 इयर्स मोर, 5 इयर्स मोर मतलब 5 ज्यादा, तो एडिशन करनी पड़ेगी। प्लस 5 मतलब राजू के एज के 3 टाइम्स में हमने कितने ऐड किए, 5 को ऐड किया। सो 3x + 5 ये हो जाएगा पिताजी का एज, राजू के पिताजी का एज। और वो कितना है, राजू's फादर इज 44 इयर्स। तो ये जो राजू का एज है x, उसका 3 टाइम्स होता है 3x, उसमें हमने 5 को ऐड कर दिया तो 3x + 5। ये जो पिताजी का एज है ये इक्वल टू कितना है, 44 इयर्स। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, लेट राजू's एज बी, राजू's एज बी x इयर्स। राजू का एज कितना हो गया, मान लिया हमने x इयर्स है। सो देयरफॉर 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज। फिर राजू के एज का 3 टाइम्स कितना होगा, 3x इयर्स होगा, उसका 3 टाइम्स। फिर फादर्स एज कितना होगा, फादर्स एज है राजू के एज के 3 टाइम्स से 5 मोर इयर्स। लेकिन ये गिवन है, लेकिन आपको दिया है, क्या दिया है, फादर्स एज कितना दिया है, 44 इयर्स, ये आपको दिया है। इसका मतलब है ये जो फादर का एज है 3x + 5 = क्या होगा, 44। तो ये है आपका इक्वेशन। तो अगर कोई सिचुएशन अगर हमें दी जाती है तो उस सिचुएशन पर से अगर उसका मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, वो सब देख के, कहां रुकना है, वो सब देख के और उसका मीनिंग अगर हमारे समझ में आता है तो ये इक्वेशन को फॉर्म करना बहुत आसान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन को समझ रहे हो और ये इक्वेशन आपके समझ में आया हो। फिर सेकंड सिचुएशन देखेंगे। क्या है सेकंड सिचुएशन, ए शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस। एक शॉपकीपर है जो 2 अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस में मैंगोज को, आम को बेचता है। 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, मतलब कुछ बॉक्सेस उसके पास स्मॉल है और कुछ बॉक्सेस लार्ज है।
A large box contain as many 8 small boxes. large box में जो बड़ा वाला बॉक्स होता है उसमें छोटे छोटे कितने बॉक्स बैठते हैं? 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4 लूज मैंगोज, और उसमें 4 मैंगोज और बैठ सकते हैं। मतलब एक बड़े बॉक्स में छोटे छोटे मैंगोज बॉक्सेस 8 बैठते हैं प्लस 4 और एडिशनल मैंगोज भी उसके अंदर बैठते हैं। तो सेट अप एन इक्वेशन which gives the number of mangoes in each small box. तो प्रत्येक स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज है, इसके लिए हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हमें पता ही नहीं है प्रत्येक स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज है। आगे सेंटेंस दिया है द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100, लेकिन बड़े वाले बॉक्स में 100 मैंगोज जो है बैठ सकते हैं। तो छोटे बॉक्स में कितने मैंगोज बैठेंगे ये पता है क्या? नहीं। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ मैंगोज in each small box be x। मतलब प्रत्येक स्मॉल बॉक्स में x मैंगोज है। अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, प्रत्येक एक स्मॉल बॉक्स में 12 मैंगोज है, तो 2 स्मॉल बॉक्स में कितने रहेंगे? 12 2 24। 3 स्मॉल बॉक्स में कितने रहेंगे? 12 3 36। उसी प्रकार एक स्मॉल बॉक्स में अगर x मैंगोज है तो 8 बॉक्स में कितने रहेंगे? प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 8x। एक बॉक्स में अगर 10 है तो 8 बॉक्स में 80 आएगा ना, 10 into 8। उसी प्रकार एक बॉक्स में, एक छोटे बॉक्स में x मैंगोज है तो 8 बॉक्स में कितने आएंगे? 8x मैंगोज। सो नंबर ऑफ मैंगोज, therefore number of mangoes in 8 small boxes, 8 small boxes कितने हो जाएंगे? 8x। अब हमें क्या दिया हुआ है? इस जो लार्ज वाला बॉक्स है उसमें कितने मैंगोज है? मैंगोज इन लार्ज बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स। तो ये तो बैठेंगे उसके अंदर, मतलब 8 छोटे बॉक्स बैठते हैं, मतलब 8x ये तो बैठेंगे प्लस और ज्यादा कितने बैठते हैं? 4 बैठते हैं, और 4 मैंगोज और ज्यादा बैठते हैं। सो 8x प्लस 4 इतने मैंगोज जो है वो बड़े वाले बॉक्स में बैठते हैं। लेकिन बट इट इज गिवन, क्या गिवन है? बट large box contain 100 mangoes, but large box contain 100 mangoes। large box में 100 mangoes है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो 8x plus 4 mangoes है ये इक्वल टू कितने हैं? 100। ये इक्वल टू 100 है। सो दिस इज द तो प्रत्येक स्मॉल बॉक्स में x मैंगोज है। ऐसे कितने स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास है? 8 है, तो टोटल मैंगोज हो गए 8x। वो सभी बड़े बॉक्स में बैठते हैं और प्लस 4 बैठते हैं, तो 8x प्लस 4 ये हो गए टोटल मैंगोज इन बिग बॉक्स, लार्ज बॉक्स, और वो कितने? इक्वल टू 100। सो 8x प्लस 4 इक्वल टू 100। तो ये है इक्वेशन। मतलब इस प्रकार जो सिचुएशंस है, सिचुएशंस का यूज करके हम इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें सिचुएशंस को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उन सिचुएशंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर हम उन सिचुएशंस के मीनिंग को समझ लेते हैं तो इक्वेशन को हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। अभी क्या है, आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 में कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि आपको कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ये पूछा है। कंप्लीट
कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का लास्ट कॉलम कंप्लीट करना है। तो मैं टेबल आपको बताता हूँ किस प्रकार है। सीरियल नंबर, फिर आपको दिया है इक्वेशन, फिर आपको दी है वैल्यू, और फिर आपको पूछा है से वेदर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। से वेदर इक्वेशन इज satisfied or not। इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। तो हम पहला एग्जांपल देखेंगे। इक्वेशन है x + 3 = 0 और वैल्यू है x = 3। तो आपने कल ही देखा कि इक्वेशन की दो साइड्स होती है, LHS और RHS। हमें इक्वेशन का मीनिंग होता है कंडीशन ऑन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की ऐसी कंडीशन जिससे कि उस वेरिएबल की इस प्रकार की कंडीशन जिससे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, x + 3 और राइट हैंड साइड में कौन है, 0 की आपके जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू की इस साइड में जो आपका राइट हैंड है वो राइट हैंड साइड, तो बहुत क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x + 3। ये कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूं आपको। फिर यहाँ x = 3 है तो x की जगह 3 पुट करो तो 3 + 3 क्या मिलता है, 3 + 3 6 होता है। लेकिन राइट हैंड साइड में कौन है, 6 है क्या, नहीं है, 0 है, मतलब ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आप यहाँ x की जगह 3 रखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड नहीं मिलती, इसलिए फॉर x = 3 the given equation is not satisfied। दिया हुआ इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। फॉर x = 3 the given equation is not satisfied। दूसरा एग्जांपल, दूसरा इक्वेशन देखेंगे। दूसरा इक्वेशन है x - 7 = 1 और जो सेकंड कॉलम है, इस सेकंड कॉलम में x = क्या है, x = 8 है। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ये हो गया पहला, ये सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अब सेकंड x = 8। फिर हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, x - 7। x की जगह क्या रखना है, 8 रखना है, दैट इज 8 - 7। 8 - 7 क्या होता है, 1, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 1 है, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस केस में इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, फॉर x = 8 the equation is satisfied। इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो मेरे ख्याल से इस एग्जांपल्स को किस प्रकार करना है शायद आपको समझ में आ रहा है। और कुछ एग्जांपल्स है उसके अंदर, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब एग्जांपल को किस प्रकार हमें कर सकते हैं, किस राइट या आगे पीछे हो सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अभी यहाँ दिया 5x, ये तीसरा एग्जांपल, 5x = 25। 5x = 25 आपको पुट करना है, x = -5, ठीक है। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x। सो 5x का मतलब होता है 5 × x। इसका मतलब है 5 × x का मतलब कौन है, -5। लिखते समय देखो कैसे लिखा, ब्रैकेट लगा के लिखा -5, और 5 × -5 कितना होता है, -25। राइट हैंड साइड में कौन है, 25 और -25 इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, और इसीलिए हम लिखेंगे
for x equal to -5, the equation is not satisfied. इक्वेशन satisfied नहीं है, इक्वेशन satisfied नहीं है। और एक एग्जांपल देखिए, मतलब आपके आइडिया जो है वो पूरे क्लियर हो गए। और एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि m/3 इक्वल टू 2 है और यहाँ m इक्वल टू क्या लिखा है 6 लिखा है। तो ये जो इक्वेशन है ये इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है या नहीं है हमें देखना है। तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है m/3, लेकिन m की जगह क्या रखना है 6/3, और 6/3 क्या होता है 2, 3 2 6। राइट हैंड साइड में भी कितना है 2 है, मतलब LHS और RHS दोनों कैसे हैं इक्वल है। और इसीलिए हम लिखेंगे for m is equal to 2, the equation is satisfied, इक्वेशन satisfied होता है। तो ये है आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको इस प्रकार सॉल्व करना है। डायरेक्ट उस टेबल को नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना सेटिस्फाइड है नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड ऐसे नहीं लिखना, बता के लिखना। वो सेटिस्फाइड है या नहीं है ऐसा बता के लिखो, इस प्रकार करके लिखो, तो आपको पता चलेगा कि आपने मतलब वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तुक्के नहीं लगाने, ठीक है, ओके। फिर इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है हम डिस्कस करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आपको पूछा है क्वेश्चन 2, मैं यहां लिख लेता हूं, चेक whether the value given in the brackets is a solution to the given equation और नॉट। दी हुई वैल्यू उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। n+5 इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में दिया है n इज इक्वल टू 1। आपको पूछा ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे n+5 और n की जगह क्या रखना है 1+5। 1+5 कितना होता है 6 होता है, और RHS में क्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है। आपने यहाँ n की जगह 1 रखा तो 6 इक्वल टू 19 होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब है 6 इज नॉट इक्वल टू 19, दैट इज 6 इज नॉट इक्वल टू 19, और इसीलिए n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। इसलिए x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन पूछा है 4p - 3 इक्वल टू 13 और यहाँ है p इज इक्वल टू -4, p इज इक्वल टू -4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ये b लिखेंगे b। तो हम क्या करेंगे, इस 4p जो है ना p की जगह -4 रखना है, या तो फिर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p - 13। 4p का मतलब क्या होता है 4 into p, 4 into p, p यानी कौन -4 -13। तो 4 into -4 कितना होता है -16 -13, सॉरी ये 3 है, क्या है 3 है नॉट 13, ये 3 है। सो -16 -13 क्या होता है -19, -16 -3 क्या होता है -16 -3 क्या होता है -19, और इसके राइट हैंड साइड में कौन है 13 है, -19 है क्या नहीं है 13 है, तो ये नॉट इक्वल टू RHS। ये LHS और RHS इक्वल नहीं है, मतलब क्या है -19 और 13 इक्वल
इक्वल नहीं हो सकते, और इसीलिए हम लिखेंगे p इक्वल टू -4 इज नॉट द सॉल्यूशन, और इसीलिए p इक्वल टू -4 सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको पूछा है कि जो दी हुई वैल्यू है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल और ले लेंगे। आपको पूछा है, इसका एग्जांपल हम ले लेंगे 7n + 5 = 90, और ब्रैकेट में दिया है n = 2, और ब्रैकेट में क्या दिया है, n = 2। तो हम क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n + 5। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n + 5। तो 7 into n कितना है, 2 + 5। 7 into 2 कितना होता है, 14 + 5। 14 + 5 कितना होता है, 19। और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 19। दैट इज RHS भी क्या है, 19। मतलब आपको 19 = 19 मिल जाता है, और इसीलिए therefore n = 2 is the solution। तो ये प्रत्येक एग्जाम्पल के बारे में आपको इस प्रकार लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप इन एग्जाम्पल्स को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे पहुंचाएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आती है तो सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो कुछ आपको कुछ बातें समझ में आ रही होगी। थैंक यू बच्चों।